नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है पॉलिटी पीवाईक्यू रहने वाली है। यानी बीते वर्ष चाहे यूके एसएससी के एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी के एग्ज़ाम हो, राजनीति से किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी जो संविधान के क्वेश्चन हैं उनको हमने आज की क्लास में शामिल करा है। और हर एक प्रश्न को हम विस्तार यानी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉलिटी में एग्ज़ाम बनते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग हम सीरीज चलाने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो आर्टिकल कौन सा है वो? तो आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में ही बताया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के संबंध में समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार या आवास के संबंध में संसद शर्त निर्धारित कर सकती है। इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 26 की बात करें, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे भाषण, मुद्रण, लेखन, चित्रण या किसी अन्य तरीके से देता है। तो ये जो आर्टिकल है इस पे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहेगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ये जो किया गया है अनुसूची 7वीं में। अनुसूची 7वीं में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां शामिल की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे, जो बढ़कर कितने हो गए? 100 विषय कर दिए किसमें? संघ सूची में कर दिए गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, जो घटाकर कितने कर दिए हैं? तो 61 कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं? तो 52 विषय कर दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इस अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने के विषय में प्रावधान किए गए हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के अधिकार के विषय में प्रावधान किए गए हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, वो क्वेश्चन हमारा है कि किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली है? तो वो कौन सा प्रावधान या सुधार है? तो उसकी अगर हम बात करते हैं, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रांतों में स्वायत्तता सरकार की स्थापना की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत 11 प्रांतों के गवर्नर के अधीन व 5 प्रांत मुख्य आयुक्त के अधीन किए गए हैं। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड या अगस्त घोषणा थी। इसी के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
ठीक है। और 1858 में ब्रिटेन के महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश रानी अब भारत की महारानी भी होगी। साथ ही डलहौजी के हड़प नीति को समाप्त करने के लिए घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो 1858 में महारानी की उद्घोषणा के द्वारा। तो किस ब्रिटिश सरकार सुधार प्रांत द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम जो भारत का जो राज्य बनता है वो 1975 में। कब बनता है? 1975 में सिक्किम भारत का क्या बनता है? राज्य बनता है। सिक्किम 16 मई, कब? 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अधीन घोषित किया गया। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया और वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को अलग कर राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, भारत के संविधान को केंद्र व राज्य सूची को कहाँ से लिया गया है? केंद्र सूची व राज्य सूची कहाँ से लिए गए हैं भारत के संविधान में? तो ये जो लिए गए हैं ये कनाडा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो कनाडा से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही अवशिष्ट अधिकारों का विचार भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है और यूएसए के संविधान से लिए गए स्रोत मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। रूस से लिए गए स्रोत जैसे कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को केंद्र व राज्य सूची कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कनाडा से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? किसका? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा सुरक्षित। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अर्थ ऐसे राज्य से है जो आमतौर पर नागरिक मामलों और राज्यों से धर्म को अलग करने के अर्थ में परिभाषित किया जाता है। भारतीय संविधान में किसी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। सभी को समान वरीयता दी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है ये संविधान के अनुसार हो सकता है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य के गठन के लिए शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संसद साधारणतः बहुमत पारित कर नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण बहुमत के लिए 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? तो ये कब किया जाता है? ये 2006 में किया जाता है। कब किया जाता है? तो 2006 में किया जाता है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पहले पांडिचेरी कहा जाता था। वर्ष 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी को भारत संघ में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा, कब? 1962। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 14वां हुआ और 1962 के द्वारा क्या कर दिया गया? इसको शामिल किया गया। पुदुचेरी को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो क्वेश्चन रहेगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ ये कब से लागू किया गया है? ये
इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जो लागू होता है, ये हमारा जो लागू हुआ 3 जनवरी से। कब? 3 जनवरी से लागू होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। ठीक है। अगर ईयर पूछेगा तो 1977 में। ठीक है। और डेट पूछेगा तो 3 जनवरी। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया? तो 21 जनवरी 1972 को जो गठन किया जाता है वो मेघालय राज्य का गठन किया जाता है। मेघालय 21 जनवरी 1972 में संविधान के अनुसार एक अलग राज्य बनाया गया था। इसी के साथ मणिपुर तथा त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तेलंगाना को 2 जून और 2014 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाया गया था। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया था। वर्ष 1936 में बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग अलग राज्य घोषित कर दिया गया। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। गोवा को 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया। किसको? गोवा को। कब? 30 मई 1987 को। और संशोधन कौन सा हुआ? तो 56वां संविधान क्या होता है? संशोधन होता है। ठीक है। और 25वां राज्य गोवा को बनाया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन संविधान से, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। भारतीय संविधान के कई देशों के संविधान से मिलकर बना है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। आयरिश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है को संविधान से शामिल किया गया है। किसके? आयरिश के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और आदर्श भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता, बंधुत्ता क्या क्या करे हैं? ये आदर्श को अपनाया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उस क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई थी? तो ये जो व्यवस्था शामिल की जाती है ये कनाडा के संविधान से शामिल की जाती है। भारत की संघीय व्यवस्था की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। साथ ही केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। संसदात्मक शासन, एकल नागरिकता का सिद्धांत और द्विसदनात्मक प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र व राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो शुरू की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये जो शुरू की जाती है मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म्स के द्वारा, यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में शुरू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था। इस मिशन को पूर्ण करने के लिए सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। बेबल योजना 1945 में आया। यह योजना सबसे पहले वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का नाम भारत के वायसराय बेबल के नाम पर रखा गया था। रॉलेट एक्ट 1919, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार
द्वारा आतंकवाद के संदेश के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उनके बिना किसी मुकदमे के 2 साल की जेल का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसे उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये क्या करा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान के निर्माण करते समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव वर्ष 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? तो 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। और किसकी अध्यक्षता में? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्हें 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध रूप में राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया निर्मित राज्य जो है वो हमारा तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना। भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। इसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया। झारखंड राज्य 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। तो सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इससे जो बातें याद रखनी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, साथ ही दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली राजधानी को उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 239 एक के तहत प्रशासित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहेगा, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। यह कार्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा पूर्ण किया गया। इस विधेयक के पास होने के पश्चात भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया था। और इस विधेयक के लागू होने से पूर्व भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। किसका? मसौदा समिति का, जिसके हेड ऑफ कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके क्या थे? हेड ऑफ थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक मसौदा समिति तैयार की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा एन. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव के द्वारा जगह पर कौन आए? तो बी.एल. मित्तल आए और टी. कृष्णाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर आए। ठीक है,
तो ये याद रखने हैं। सदस्य कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, संविधान सभा का पहला सत्र, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का जो पहला सत्र आयोजित किया जाता है वो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुई थी। संविधान सभा के निर्माण से जुड़े कुछ जैसे कि पॉइंट याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।